हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी का जो माइनर टेस्ट 5वां है कलाम एकेडमी का, उसे पूरा सॉल्व करने वाले हैं और देखने वाले हैं उसके आंसर। तो चलो शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, संसद में किस प्रस्ताव के पारित हो जाने पर सरकार बर्खास्त हो जाती है। यानी कि कौन सा अगर कोई प्रस्ताव है और पारित हो गया संसद के अंदर तो उससे सरकार भी बर्खास्त हो सकती है, तो वो आ जाएगा आपके अविश्वास प्रस्ताव। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा। अगर संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए सरकार के खिलाफ और वो अगर पारित हो जाए तो उसी समय सरकार है वो बर्खास्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 2 नंबर। कोई नागरिक जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी प्राप्त करना चाहता है वह लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किस भाषा में आवेदन करेगा। तो इसके लिए आपके आ जाएगा उपरोक्त सभी भाषाओं के अंदर वो आवेदन कर सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा कि वह हिंदी भाषा के अंदर भी आवेदन कर सकता है और उस क्षेत्र की स्थानीय भाषा जो स्थानीय राजभाषा है उसमें भी आवेदन कर सकता है और अंग्रेजी में भी आवेदन कर सकता है। यानी कि उपरोक्त सभी भाषाओं के अंदर वो सूचना के अधिकार के तहत आवेदन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3 नंबर दे रखा है आपको, आरटीआई एक्ट 2005 के संबंध में गलत कथन का चुनाव करें। यानी कि आरटीआई एक्ट 2005 के तहत कौन सा कथन है वो गलत है उसका आपको चयन करना था। तो इसमें देखो पहला कथन दे रखा है आपको, केंद्र या राज्य सूचना आयोग को द्वितीयक अपील हेतु 60 दिनों का समय निर्धारित है। यही कथन गलत है भाई। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ही गलत हो जाएगा। और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्राप्ति हेतु शुल्क में छूट होती है और किसी सूचना किसी व्यक्ति पर जो थर्ड पार्टी संबंधित होने पर सूचना उपलब्ध कराने में 40 दिन का समय निर्धारित है। सूचना प्राप्ति हेतु आवेदक सहायक पीआईओ को दिया गया है और जो सूचना उपलब्ध करवाने हेतु 35 दिन का समय निर्धारित रहता है। यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपके गलत हो जाएगा कि केंद्रीय सूचना प्राप्त करने के लिए जो समय होता है वो 60 दिन का नहीं होता है, ये आपके गलत रहने वाला है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 4 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, राजस्थान सरकार ने जन सूचना पोर्टल बनाकर आरटीआई अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के प्रावधानों को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया। यानी कि जो राजस्थान है वो जन सूचना पोर्टल बनाकर आरटीआई अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के प्रावधानों को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। तो राजस्थान ने ऐसी कौन सी धारा लागू कर दी है भाई। तो इसमें आपके आ जाएगा धारा 4(2). यानी कि ये धारा लागू करने वाला राजस्थान है वो पहला राज्य है जिसने धारा 4(2) है वो लागू कर दी है आरटीआई अधिनियम 2005 की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 2 कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है। तो पहला कथन दे रखा है देखो, संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद में निहित है। और दूसरा दे रखा है, पहला संविधान संशोधन एक सदनीय संसद द्वारा किया गया था। तो इसमें आपके जो कथन है वो दोनों ही सही रहने वाले हैं कि पहला जो संविधान संशोधन उसकी शक्ति है वो संसद में निहित होती है, बिल्कुल सही है। अभी कोई भी संविधान अगर संशोधन करना है तो उसमें संसद है वो संसद की पूर्ण भागीदारी रहती है इसमें। और दूसरा कथन है कि पहला संविधान संशोधन एक सदनीय संसद द्वारा किया गया था। यानी कि उस समय जो संसद थी उसमें केवल एक ही सदन था और उस समय ये पहला संविधान संशोधन हो चुका था। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 नंबर, प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष किया गया है। यानी कि जो प्रस्तावना है संविधान का जो मूलभूत ढांचा है इसके अंदर संशोधन है वो किस वर्ष किया गया। तो वो आ जाएगा आपके 1976 के अंदर प्रस्तावना में संशोधन किया गया। तो ये ईयर ध्यान रखना भाई, 1976 के अंदर प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें 7 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है इसमें आपको बताना था। तो वो हो जाएगा आपके 65 वर्ष की आयु। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो 65 वर्ष की आयु तक है वो अपने स्थान पर रह सकता है। इसके बाद उसको इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर उसको सेवानिवृत्त होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 8 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में कॉलेजियम प्रणाली को अपनाया गया था। यानी कि कौन सा वाद हुआ था जिसके अंदर कॉलेजियम प्रणाली को अपनाया गया था। तो इसमें आपके आ जाएगा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वाद। यानी कि एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स जो वाद हुआ था 1993 के अंदर, उसके अंदर कॉलेजियम प्रणाली को शुरू किया गया था। उसके बाद जब भी कोई ऐसा डिफ़िकल्ट केस आता था उसमें कॉलेजियम प्रणाली लागू की जाती थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9 नंबर देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीटें क्रम से लोकसभा और राज्यसभा में राजस्थान के समान है। यानी कि कौन सा राज्य है की सीटें है जो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर राजस्थान के समान सीटें रहने वाली है।
तो इसमें आपके आ जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 1 कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के अंदर, यानी कि आंध्र प्रदेश में जितनी सीटें हैं इतनी लोकसभा के अंदर है राजस्थान में, और उड़ीसा में जितनी सीटें हैं उतनी राज्यसभा के अंदर राजस्थान के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 10 नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपको, राजस्थान में कुल कितने न्याय क्षेत्र कार्यरत है, यानी कि राजस्थान के अंदर कुल कितने न्याय क्षेत्र कार्यरत है। तो इसमें आपके आ जाएगा 36 न्याय क्षेत्र कार्यरत है, तो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11 नंबर, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। तो इसमें वर्तमान में देखा जाए तो लोकसभा के अंदर जो अनुसूचित जाति है इसके लिए आरक्षित स्थानों की जो संख्या रहने वाली है वो आपके है 84, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है वो आपके सही हो जाएगा भाई। तो 84 सीटें है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12 नंबर, निम्नलिखित में से वह प्रधानमंत्री जो लोकसभा के नेता रहे हैं, यानी कि वह कौन सा प्रधानमंत्री है जो लोकसभा का नेता रहे हैं। तो वो आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि इंदिरा गांधी जो है वो लोकसभा की नेता भी रही है और प्रधानमंत्री भी रही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13 नंबर, अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री को क्या कर सकता है अनुच्छेद 75 के तहत। तो इसमें आपके आ जाएगा कि वो प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है वो आपके सही हो जाएगा कि अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, यानी कि आर्टिकल 75 है वो राष्ट्रपति को ये पावर रहती है कि वो जो बहुमत दल का नेता होता है उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, प्रधानमंत्री को सरकार चलाने के लिए किस सदन का बहुमत प्राप्त होना आवश्यक है, यानी कि अगर प्रधानमंत्री को सरकार चलानी है तो कौन से सदन के अंदर उसको बहुमत होना जरूरी है। तो वो आपके आ जाएगा लोकसभा के अंदर। अगर लोकसभा में बहुमत है तो वो आराम से 5 साल तक सरकार चला सकता है, और लोकसभा में अगर बहुमत नहीं है तो सरकार बीच में कभी भी भंग हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन कीजिए। तो नीचे जो कथन दे रखे हैं उन पर विचार करना है और निम्न में से कौन सा कथन है वो सत्य रहने वाला है वो आपको बताना था। तो इसमें दे रखा है देखो पहला कथन, भारत में राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, तो पहला ही कथन गलत हो गया भाई इसमें, तो ये कथन आपके गलत है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, बिल्कुल सही बात है अभी। राष्ट्रपति जो है वो तीनों सेनाओं का है वो सर्वोच्च सेनापति होता है, और देश का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति को कहते हैं। और तीसरा कथन दे रखा है देखो, भारत के मुख्य न्यायाधीशों को पद की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको पद की शपथ अगर कोई दिलाएगा तो वो राष्ट्रपति दिलाएगा भी। 4 नंबर कथन देखो, भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही बात है कि सारे के सारे जो कार्य है वो राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि कथन नंबर 2, कथन नंबर 3 और कथन नंबर 4 जो है वो सत्य रहने वाले हैं भाई। कथन नंबर 1 जो है वो असत्य रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 16 नंबर, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय कौन करता है। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई विवाद हो जाए तो उसका निर्धारण या फिर निवारण कौन करता है। तो इसमें आपके आ जाएगा 16 के अंदर ऑप्शन नंबर 2 सर्वोच्च न्यायालय, कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई धांधली होती है तो फिर सर्वोच्च न्यायालय को उसमें मध्यस्थता करनी पड़ती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17 नंबर, द्रौपदी मुर्मू के संबंध में असत्य कथन है। तो द्रौपदी मुर्मू जी जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति है उनके बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, उसमें से कौन सा कथन असत्य है वो आपको छांटना था। तो देखो भाई इसमें आपको दे रखा है, द्रौपदी मुर्मू देश की व्यक्तिगत रूप से 15वीं राष्ट्रपति बनी है, बिल्कुल सही बात है। अभी तक पहले 14 राष्ट्रपति बन चुके हैं और व्यक्तिगत रूप से द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो 15वें राष्ट्रपति बने हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। और सेकंड कथन दे रखा है देखो, ये राष्ट्रपति बनने वाली देश की पहली आदिवासी महिला है, बिल्कुल सही बात है ये भी कि जो द्रौपदी मुर्मू जी है ये राष्ट्रपति बनने वाले पहले ऐसी महिला है जो आदिवासी महिला है, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों सही रहने वाले हैं। तो न तो 1 असत्य है और न ही 2 असत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है वो आपके सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही कथन है वो सत्य है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18 नंबर, राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति में शामिल नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति के समाधान के अंदर कौन सा शक्ति है वो शामिल नहीं है इसमें। तो वो आपके आ जाएगा भाई स्थानांतरण, यानी कि जो स्थानांतरण की शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास नहीं है, ये राज्यपाल के पास होती है कि अगर किसी को फांसी की सज़ा है तो वो उसको मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास के अंदर स्थानांतरित कर सकता है। ये राज्यपाल के पास पावर होती है, लेकिन राष्ट्रपति के पास पावर नहीं है कि वो सज़ा को स्थानांतरित कर सके। बाकी उसमें लघुकरण का है, परिहार्य का है और विराम का भी है।
लेकिन ये वाला शक्ति है वो शामिल नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है वो आपके सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19 नंबर, शब्दावली दे रखी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उल्लेख भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस में किया गया है। यानी कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है इसका उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो वो आपके आ जाएगा भाई अनुच्छेद 51 क का जय भाग, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। 51 क और क के अंदर भी कौन सा ऑप्शन है, तो जय हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उल्लेख किया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 20 नंबर दे रखा है आपको, JS वर्मा समिति का संबंध है, यानी कि JS वर्मा जो समिति है इसका संबंध है वो किससे है, तो वो आपके आ जाएगा मौलिक कर्तव्य से। यानी कि जो JS वर्मा समिति है इसका संबंध किससे रहने वाला है, तो मौलिक कर्तव्यों से रहने वाला है। और इसका 20 का ऑप्शन नंबर 2 3 है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 21 नंबर, नीति निदेशक तत्वों के संबंध में असत्य कथन है, यानी कि जो नीति निदेशक तत्व है उनके संबंध में कुछ कथन दे रखे हैं नीचे, और आपको बताना था कि कौन सा कथन है वह असत्य रहने वाला है। तो इसमें आपके कथन नंबर 2 असत्य हो जाएगा कि ये न्यायालय में वाद योग्य है, तो ये गलत है भाई। नीति निदेशक तत्व है वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, मौलिक कर्तव्य है उसका आप वाद योग्य है, वो उसको आप अगर कोई आपको मौलिक कर्तव्य अगर नहीं मिल रहा है तो आप बिल्कुल न्यायपालिका से उनकी मांग कर सकते हैं। लेकिन नीति निदेशक तत्व जो है वो सरकार के द्वारा समय के अनुसार अपने आप उसको लागू कर दी जाएगी और सेवाएं प्रदान कर दी जाएगी। तो इसमें बाकी सभी कथन देख लेते हैं जो सत्य हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निदेशक तत्व का वर्णन किया गया है, बिल्कुल सही बात है। ये राज्य की नीतियों के निर्धारण में पथ प्रदर्शन करते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। और नीति निदेशक तत्व व्यक्तिगत न होकर सामुदायिक केंद्रित रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। पूरे समुदाय को देख करके डिसाइड किया जाता है कि हाँ ये जो नीति निदेशक तत्व है इसको लागू करना है या फिर नहीं करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा, वो असत्य रहने वाला, बाकी सभी कथन है वो सत्य है कि नीति निदेशक तत्व है वो न्यायालय के अंदर वाद योग्य नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22 नंबर दे रखा है आपको, अनुच्छेद 45 में किस आयु वर्ग के बालकों हेतु प्रावधान किए गए हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा धुंधला दिख रहा है लेकिन मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा पूरा कि अनुच्छेद 45 में किस आयु वर्ग के बालकों हेतु प्रावधान किए गए हैं, यानी कि आर्टिकल 45 के अंदर किसका उल्लेख किया गया है, तो वो आपके आ जाएगा 6 से कम वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं इनका उल्लेख आर्टिकल 45 के अंदर किया गया है। तो 22 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23 नंबर, निम्न में से क्या नीति निदेशक तत्वों में शामिल नहीं है, यानी कि कौन सा है वो नीति निदेशक तत्वों में शामिल नहीं है। तो इसमें आपके आ जाएगा कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है वो इसके अंदर शामिल नहीं रहने वाला है। बाकी समान नागरिक संहिता है वो शामिल है, मद्यपान निषेध शामिल है, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना भी शामिल है, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना ये इसके अंदर शामिल नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 24 नंबर, अनुच्छेद 23 में निम्नलिखित में से किसका निषेध नहीं किया गया है, यानी कि आर्टिकल जो 23 है इसके अंदर किसका है वो निषेध नहीं किया गया है, तो वो आपके आ जाएगा बाल श्रम का निषेध है वो आर्टिकल 23 के अंदर नहीं किया गया है। बाकी मानव दुर्व्यापार का इसमें अंदर निषेध किया गया है, बेगार प्रथा का भी निषेध किया गया है और बलात् श्रम का भी इसमें निषेध किया गया है, लेकिन जो बाल श्रम है उसका है वो निषेध नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 है हो जाएगा सही इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25 नंबर, मूल अधिकारों में जिन्हें दंडनीय अपराध माना गया है उन पर विधि बनाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है, कि जो मूल अधिकारों में दंडनीय अपराध है उस पर अगर संसद कोई कानून बनाएगी तो कौन से आर्टिकल के तहत बनाएगी, तो वो आपके आ जाएगा अनुच्छेद 35 के तहत संसद को ये पूरा अधिकार है कि जो जो दंडनीय अपराध है उसके ऊपर वो अधिकार बना सकती है या कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 26 नंबर, कृपाण धारण करने का अधिकार निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार में शामिल है, यानी कि जो सिख समुदाय के लोग हैं वो कृपाण धारण करते हैं तो उसको किस अधिकार या किस मौलिक अधिकार के तहत ये शामिल किया गया है, तो इसमें आपके आ जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के तहत सिख समुदाय के लोग हैं वो कृपाण धारण करने का पूरा अधिकार है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 27 नंबर, भारतीय संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित है, यानी कि जो भारतीय संसदीय प्रणाली है वो निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित है, तो इसमें आपके आ जाएगा भाई वेस्टमिनिस्टर मॉडल के ऊपर, यानी कि जो पश्चिमी मॉडल है इसके ऊपर आधारित रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 28 नंबर, अनुच्छेद 1 में भारत को घोषित किया गया है, तो अनुच्छेद जो 1 है इसके अंदर भारत को क्या घोषित किया गया है, तो इसमें आपके आ जाएगा भाई यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यों का एक समूह है वो भारत है, ये आर्टिकल 1 के अंदर कहा गया है और भाग 1 और अनुच्छेद भी 1। तो ये भी ध्यान रखना आपको कि अनुच्छेद 1 में भारत को क्या घोषित किया गया है, तो यूनियन ऑफ
स्टेट घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि सुमेलित कीजिए, यानी कि आपको अनुसूची दे रखी है और सामने भाषाएं दे रखी है और बताना था कि कौन सी अनुसूची के अंदर क्या शामिल है। तो इसमें देखो भाई आप क्या हो जाएगा कि जो तीसरी अनुसूची है इसमें क्या शामिल है। तो तीसरी अनुसूची के अंदर आ जाएगा आपके शपथ का प्रावधान है, वो तीसरी अनुसूची के अंदर किया गया है। यानी कि शपथ के अंदर भी 3 वर्ड है और तीसरी के अंदर भी 3 ही आते हैं। तो 3 से ये मैच कर लेना कि 3 है, इसका मतलब है शपथ में भी 3 शब्द है। तो शपथ किस में हो जाएगा, अनुसूची नंबर 3 के अंदर। और फिर ब में दे रखा चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची के अंदर जाएगा आपके राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, यानी कि चौथी अनुसूची के अंदर राज्यसभा के अंदर जो प्रतिनिधित्व करेंगे उनके बारे में प्रावधान किया गया है। और सी में दे रखा है 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में आपको आ जाएगा जितनी भी ये सूचियाँ दे रखी है, संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, इनका उल्लेख है वो 7वीं अनुसूची के अंदर मिल जाएगा आपको। और 8वीं अनुसूची के अंदर मिलेगा आपको भाषाओं का उल्लेख, ठीक है ना। जितनी भी भाषा है उनका उल्लेख है वो 8वीं अनुसूची के अंदर मिल जाएगा। यानी कि ए में आपका आएगा 2, तो ए में 2 इसमें भी है, इसमें भी है। और बी में आएगा 3, तो बी में 3 इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपके इसमें सही हो जाएगा, सुमेलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 30 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है, इसमें आपके आ जाएगा एकीकृत प्रशासनिक प्रणाली जो है वो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं रहने वाली है। बाकी एकीकृत न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषता है, एकल नागरिकता भी है और एकीकृत लेखा प्रणाली भी इसकी विशेषता रहने वाली है। लेकिन एकीकृत प्रशासनिक प्रणाली है वो इसमें विशेषता नहीं रहती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 है वो आपके गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 31 नंबर। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें एक संविधान संशोधन दे रखे हैं और सामने स्रोत दे रखे हैं और इसमें आपको सुमेलित करना था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, वो आपको छांटना है इसमें। तो सबसे पहले दे रखा है आपको मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार ले रखे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो ये बिल्कुल सही है भाई कि जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका से लिए गए हैं। फिर दे रखा है आपको संसदीय लोकतंत्र। तो संसदीय लोकतंत्र भी आपके ब्रिटेन से ले रखे हैं, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन आपात उपबंध जो है वो रूस से ले रखे हैं, ये आपके कथन गलत हो जाएगा। यानी कि 31 के अंदर ऑप्शन नंबर 3 है वो आपके असुमेलित रहने वाला है। बाकी नीति निधित्व जो है वो आयरलैंड से ले रखे हैं, बिल्कुल ये भी सही है। तो 31 में ऑप्शन नंबर 3 है वो असुमेलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 32 नंबर दे रखा है आपको। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया है, यानी कि जो भारत का संविधान है इसे कब अंगीकृत किया गया। तो वो आपके आ जाएगा मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी के अंदर इसको अंगीकृत किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 33 नंबर आपको दे रखा है। निम्न में से किसके तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ था, यानी कि कौन सा जो मिशन आया, ये योजना आई थी, उसके बाद लोकसभा का जो संविधान सभा है इसका निर्माण किया गया। तो इसमें आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि मंत्रिमंडलीय जो योजना आई थी इसके बाद संविधान सभा का गठन किया गया था। यानी कि 33 में ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 34 नंबर। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, यानी कि निम्न कुछ व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन सा व्यक्ति जो है वो प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो इसमें आपके हो जाएगा कि जो HBR अयंगर थे वो है वो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। बाकी AG अयंगर थे, AK अय्यर थे और N माधव राव भी थे, लेकिन HBR जो अयंगर थे वो इसके सदस्य नहीं थे। तो 34 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपके सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 35 नंबर। निम्न में से किसे प्रशासन का अवशिष्ट वसीयतदार कहा गया है, यानी कि प्रशासन का अवशिष्ट वसीयतदार किसे कहा गया। तो वो आपके आ जाएगा मुख्य सचिव जो है इसे अवशिष्ट वसीयतदार कहा गया है प्रशासन का। तो ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 36 नंबर। राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है, यानी कि राज्य का जो मुख्य सचिव है उसे कौन कौन से कार्य देखने पड़ते होंगे। तो इसमें आपके आ जाएगा कैबिनेट के सचिव के रूप में भी वो कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है। और सचिवों के मुख्य के रूप में भी कार्य करता है, कि मुख्य सचिव है इसका मतलब है सभी सचिवों के ऊपर वो उसको हैंडल करता है। और राज्य के प्रधान के रूप में नहीं, राज्य के प्रधान के रूप में नहीं होता, वो सिविल सेवा के प्रधान के रूप में भी कार्य करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें कथन नंबर 1, कथन नंबर 2 और कथन नंबर 4 है वो सही रहने वाले हैं। तो इसमें आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 है वो आपके सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 37 नंबर दे रखा आपको। राजस्थान के मुख्य सचिव के संदर्भ में असत्य कथन है, यानी कि राजस्थान के जो मुख्य सचिव है उसके संदर्भ में कौन सा कथन है वो असत्य रहने वाला है, उसको बताना था। तो इसमें आपके आ जाएगा देखो,
राजस्थान कैडर के प्रथम मुख्य सचिव भगत सिंह मेहता थे। यानी कि जो भगत सिंह मेहता जी है वो राजस्थान कैडर के प्रथम मुख्य सचिव थे। तो ये बिल्कुल सही कथन है कि राजस्थान के जो भगत सिंह है वो प्रथम मुख्य सचिव थे राजस्थान कैडर के। सेकंड देखो भाई, आर.डी. थापड़ सर्वाधिक कार्यकाल की राज्य के मुख्य सचिव रहे थे। नहीं, आर.डी. थापड़ है ये सर्वाधिक कार्यकाल के लिए तो मुख्य सचिव नहीं रहे थे, ये गलत कथन दे रखा है आपको। तो और तीसरा देखो, डी.बी. गुप्ता राज्य के ऐसे मुख्य सचिव थे जो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त भी रहे। यानी कि डी.बी. गुप्ता है वो उनके पास पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे और उसके बाद उनको मुख्य सचिव भी बनाया गया था। तो ये बिल्कुल सही है कथन। और 4 नंबर कथन दे रखा है देखो आपको, राज्य के एकमात्र मुस्लिम सचिव सदाउद्दीन अहमद थे। ये भी बिल्कुल सही बात है, राज्य के एकमात्र जो मुस्लिम सचिव थे वो थे सदाउद्दीन अहमद। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो इसमें गलत हो जाएगा कि इसमें आपको असत्य कथन ही पूछा है, तो असत्य कथन है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा भाई। तो 37 का ऑप्शन नंबर 2 असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 38 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। यानी कि आर्टिकल 233 के अनुसार जो जिला न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो इसमें आपके आ जाएगा उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल नियुक्ति करता है। यानी कि जो जिला न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति तो करेगा तो राज्यपाल, लेकिन परामर्श किससे लेगा तो उच्च न्यायालय से परामर्श लेकर के उसके बाद वो नियुक्ति करता है। और ये परामर्श कौन सी आर्टिकल में है तो आर्टिकल 233 के अंदर दिया गया है। ये आर्टिकल भी ध्यान रखना है भाई, क्वेश्चन उसको उल्टा करके भी पूछ सकते हैं कि कौन से आर्टिकल के अंदर इसका प्रावधान है। तो आर्टिकल 233 के अंदर इस चीज़ का प्रावधान है कि कोई भी अगर राज्यपाल किसी जिला न्यायाधीश को नियुक्त करेगा तो उच्च न्यायालय से परामर्श लेकर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 39 नंबर, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वेक्षण करवाना किसका दायित्व है। यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं इनका सर्वेक्षण करने का दायित्व जो है वो किसका रहने वाला है। तो इसमें आपके आ जाएगा जो उपखंड अधिकारी होता है उसका दायित्व रहता है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है बीपीएल में जो है उनका सर्वे करना इनका कार्य रहता है, उपखंड अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 40 नंबर, गिरदावरी से आश्रय है। यानी गिरदावरी क्या होती है तो गिरदावरी शब्द से क्या आश्रय लिया जाता है। तो इसमें आपके आ जाएगा कि तैयार फसल का पटवारी द्वारा बनाया गया विवरण कि भाई इस साल है वो कितने एकड़ के अंदर है वो फसल बोई गई है और कैसी है फसल, कितने एकड़ में अच्छी है, कितने एकड़ में ख़राब हुई है। तो वो सारा जो ब्यौरा होता है उसे गिरदावरी के नाम से भी जाना जाता है। तो 40 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 41, जिला कलेक्टर के संदर्भ में असत्य कथन है। जिला कलेक्टर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य रहने वाला है। तो इसमें आ जाएगा आपके कथन नंबर 4 कि राज्य के राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना वर्ष 2015 में की गई है। ये कथन असत्य रहने वाला है, बाकी कथन है वो सत्य है। तो देख लेते हैं सत्य कथन क्या दे रखे हैं। यह जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। बिल्कुल सही बात है, जिला कलेक्टर होगा वो जिला आपदा प्रबंधन का प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। और दूसरा दे रखा है ये जिला महिला सहायता समिति का भी अध्यक्ष होता है। बिल्कुल सही बात है भाई। और जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी के रूप में यही कार्य करता है। बिल्कुल सही बात, जिला कलेक्टर होगा वो एक तो जिला आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है और दूसरा जिला महिला सहायता समिति का भी अध्यक्ष होता है। तीसरा जनगणना का जो मुख्य अधिकारी होता है वो भी जिला कलेक्टर ही रहता है। तो इसमें तीनों कथन सही है, लेकिन 4 नंबर कथन है वो गलत रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 42 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी विधानसभा में सदस्य संख्या पहली बार 200 हुई थी। यानी कि राजस्थान की कौन से नंबर की विधानसभा है जिसके अंदर सदस्यों की संख्या जो है वो 200 चली गई थी। तो इसमें आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि छठी जो विधानसभा थी इसके अंदर आपके सदस्य संख्या है वो 200 चली गई थी। यानी कि छठी विधानसभा आपको ध्यान रखना है भाई, ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 43 नंबर, राजस्थान विधानसभा में प्रथम महिला उपाध्यक्ष रही। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला जो है वो प्रथम बार राजस्थान विधानसभा के अंदर पहली महिला उपाध्यक्ष बनी थी। तो इसमें आपके आ जाएगा तारा भंडारी। यानी कि तारा भंडारी जो है वो राजस्थान विधानसभा के अंदर प्रथम महिला उपाध्यक्ष रही थी। तो ये नाम ध्यान रखना है, तारा भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 44 नंबर, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में लोक उपक्रम समिति के अध्यक्ष है। यानी कि वर्तमान समय के अंदर जो राजस्थान विधानसभा में लोक उपक्रम समिति है इसके अध्यक्ष कौन है। तो वह आपके आ जाएगा कालीचरण सराफ। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हाँ तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको दे रखा है 45 नंबर, राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसमें सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना था और निम्न में से कौन सा कथन इसमें सही रहेगा वो आपको बताना था। तो इसमें देखो सबसे पहले आपको दे रखा है
सर्वाधिक सत्र वाली विधानसभा है? तो सबसे अधिक सत्र वाली विधानसभा कौन सी थी? तो इसमें आपको आ जाएगी जो 5वीं विधानसभा है वो सबसे अधिक सत्र वाली विधानसभा है। दूसरी दे रखी है न्यूनतम सत्र वाली विधानसभा कौन सी है? तो वो आपके आ जाएगी 6ठी विधानसभा जो है वो न्यूनतम सत्र वाली विधानसभा रहने वाली है। सी आपको दे रखा है सर्वाधिक बैठकों वाली विधानसभा कौन सी है? तो वो आ जाएगी दूसरी जो विधानसभा है वो सर्वाधिक बैठकों वाली विधानसभा रहने वाली है। तीसरा 4 नंबर पे दे रखा है आपको न्यूनतम बैठकों वाली विधानसभा कौन सी है? तो वो आ जाएगी आपके 9 नंबर जो विधानसभा थी वो है वो सबसे न्यूनतम बैठकों वाली विधानसभा थी। तो इसमें आपका आ जाएगा ए में आ जाएगा 2, यानी कि ए में आ जाएगा 2। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। ए में 2 और बी में 3, सी में 1 और डी में 4 रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 46 नंबर। राजस्थान विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष जो उपाध्यक्ष व प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं, यानी ऐसा कौन सा अध्यक्ष है जो उपाध्यक्ष भी रहे हुए हैं और प्रोटेम स्पीकर भी रहे हुए हैं? तो इसमें आपका आ जाएगा पूनम चंद बिश्नोई जो है वो उपाध्यक्ष भी रहे हुए हैं, अध्यक्ष भी रहे हुए हैं और प्रोटेम स्पीकर भी रहे हुए हैं। तो पूनम चंद बिश्नोई नाम ध्यान रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 47 नंबर। निम्नांकित में से राजस्थान का वह मुख्यमंत्री कौन था जो राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, प्रोटेम स्पीकर तथा राज्यसभा का सभापति रहे हुआ है? यानी कि ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो एक तो विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष भी रहा हुआ है, प्रोटेम स्पीकर भी रहा हुआ है और राजस्थान राज्यसभा का सभापति भी रहा हुआ है? तो इसमें आपके आ जाएगा भाई भैरव सिंह जो शेखावत है ये ऐसे मुख्यमंत्री है जो विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष, प्रोटेम स्पीकर और राज्यसभा के सभापति चारों पदों पर इन्होंने अपनी भूमिकाएं बखूबी निभाई है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 48 नंबर। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने 3 या अधिक बार पद की शपथ ग्रहण की है? तो ऐसे कौन से मुख्यमंत्री है जो 3 या 3 से अधिक बार है वो पद ग्रहण किया है या शपथ ग्रहण की है? तो इसमें आपके आ जाएगा भाई मोहनलाल सुखाड़िया ने भी 3 से अधिक बार पद ग्रहण किया है, बिल्कुल सही बात है भाई। और हरिदेव जोशी जी ने भी 3 या 3 से अधिक बार ग्रहण किया है। भैरव सिंह शेखावत ने भी 3 से अधिक बार और अशोक गहलोत ने भी 3 बार ग्रहण किया था। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 और 4 यानी चारों ही सही होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत और अशोक गहलोत इन चारों ने भी 3 या 3 से अधिक बार शपथ ग्रहण कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 49 नंबर आपको दे रखा है। मुख्यमंत्री के संबंध में निम्न में से सत्य कथन है? यानी कि मुख्यमंत्री के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि राज्य विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ये कथन बिल्कुल सही है मुख्यमंत्री के बारे में कि वे राज्य जो विधानसभा है उसमें बहुमत दल का नेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 50 नंबर। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये कौन सी आर्टिकल है जिसके अंदर ये बात कही गई है कि जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है? तो इसमें आपके आ जाएगा आर्टिकल 164(2) जो है इसके तहत ये कहा गया है कि जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 51 नंबर। आर्टिकल 361(4)(1) के अनुसार राज्यपाल के विरुद्ध सिविल कार्यवाही हेतु कितने समय पूर्व राज्यपाल को लिखित सूचना देनी होती है? यानी कि अगर राज्यपाल के ऊपर कोई कार्यवाही करनी है तो राज्यपाल से पूर्व कितने समय पूर्व राज्यपाल को लिखित रूप में देना होता है कि हम आपके ऊपर ये कार्रवाई करने जा रहे हैं? तो इसमें आपके आ जाएगा 2 माह पूर्व, यानी कि 2 माह पूर्व राज्यपाल को बताना होगा कि ये आपसे गलतियाँ हुई है और इसके तहत हम ये कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा भाई। आर्टिकल 361(4) का ऑप्शन नंबर 1 के अंदर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 52 नंबर दे रखा है आपको। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और दूसरा कथन दे रखा है राज्यपाल 3री अनुसूची में वर्णित प्रारूप के अनुरूप उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पद की शपथ ग्रहण करता है। तो इसमें कौन सा कथन है वो सत्य है वो आपको बताना था। तो इसमें आपके आ जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 1 कि केवल जो 1 नंबर कथन है वही सही रहेगा कि राज्यपाल की नियुक्ति और राष्ट्रपति करता है। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। और इसके जो शपथ का प्रारूप है या शपथ का जो निर्धारण करता है वो 3री अनुसूची में इसका उल्लेख नहीं है, उसका अलग से इनका आर्टिकल रहता है, उसके तहत इनको उल्लेख रहता है कि इनमें शपथ ग्रहण का रहता है। लेकिन 3री अनुसूची के अंदर ये राज्यपाल है, राष्ट्रपति है, इनका उल्लेख नहीं रहता है शपथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 53 नंबर। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ रहे हुए हैं, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे राज्यपाल हैं जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी रहे हुए हैं? तो इसमें आपके आ जाएगा OP मेहरा, यानी कि OP मेहरा जी जो है
वो राज्यपाल भी रहे हुए हैं और चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी रहे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ओपी मेहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अनुच्छेद 192 के तहत राज्यपाल रिक्त स्थान के परामर्श से राज्य विधानमंडल के किसी भी सदस्य को अयोग्यता का निर्धारण करता है। यानी कि राज्यपाल जो है वो आर्टिकल 192 के तहत किसके परामर्श से विधानमंडल के किसी भी सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण कर सकता है। तो इसमें आपके आ जाएगा कि राष्ट्रीय निर्वाचन जो आयोग है उसके परामर्श से वो किसी भी सदस्य की जो अयोग्यता है उसका निर्धारण कर सकता है। तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा भाई, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 55 नंबर, निम्न में से न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन है। यानी कि निम्न जो राज्यपालों के नाम दे रखे हैं इसमें से आपको बताना था कि कौन से राज्यपाल का कार्यकाल है वो बहुत न्यूनतम रहा है। तो इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3 कि दरबारा सिंह जो है इनका कार्यकाल है वो बहुत ही न्यूनतम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 56 नंबर, निम्नलिखित में से पुलिस का उद्देश्य है। तो पुलिस का क्या उद्देश्य रहता है भाई। तो इसमें आपका आ जाएगा उपरोक्त सभी, अपराध को नियंत्रित करना, कानून एवं व्यवस्था प्रबंधन करना और सामाजिक सौहार्द, शांति और सद्भाव बनाए रखना। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा 56 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 57 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होता है। यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय भी एक अभिलेख न्यायालय होता है। तो ये कौन से अनुच्छेद के अंदर उल्लेख किया गया है। तो इसमें आपके आ जाएगा अनुच्छेद 215 के अंदर। यानी कि अनुच्छेद 215 में कहा गया है कि जो उच्च न्यायालय है वो एक अभिलेख न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 58 नंबर, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ कब पुनः स्थापित की गई थी। यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ जो है वो पुनः कब स्थापित की गई थी। तो वो आपकी आ जाएगी भाई 31 जनवरी 1977 के अंदर, ठीक है ना। 1977 के अंदर ये वापस पुनः स्थापित की गई जयपुर के अंदर। तो डेट ध्यान रखना 31 जनवरी 1977 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया 59 नंबर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसमें निहित होती है। कि जो उच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीश होंगे उनकी संख्या कितनी रहेगी इसका निर्धारण करने की शक्ति किसके पास है। तो वो आ जाएगा आपके राष्ट्रपति में। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 60 नंबर, उच्च न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान यानी कि 21 जुलाई 2025 के बाद मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो 21 जुलाई 2025 के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है। तो वो आपके आ जाएगा KR श्रीराम। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि KR श्रीराम है वो राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान में न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 61 नंबर, विकसित कृषि संकल्प अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम कथन नंबर 1 दे रखा है 25 मई को इस अभियान का शुभारंभ पालनपुर गुजरात से किया गया था 25 मई को। और दूसरा कथन दे रखा है ये अभियान ICAR द्वारा राज्य व केंद्र सरकारों के सहयोग से संचालित किया गया है। तो इसमें ये दूसरा कथन गलत हो जाएगा, पहला कथन इसमें सही है कि 25 मई को इस अभियान का शुभारंभ पालनपुर गुजरात से किया गया था। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है देखो, ये इन खेलों का 7वां संस्करण था। और दूसरा दे रखा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया था। तीसरा दे रखा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान ने 24 स्वर्ण और 12 रजत और 24 कांस्य पदक प्राप्त किए थे। बिल्कुल सही है, इसमें तीनों ही कथन सही रहने वाला है कि ये खेल है वो 7वां संस्करण था और राजस्थान का इसमें तीसरा स्थान था और राजस्थान ने 24 स्वर्ण, 12 रजत और 24 कांस्य पदक जीते थे। तो 62 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन है वो कहाँ पे किया गया था। तो इसमें आपका आ जाएगा जयपुर के अंदर। तो मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पे किया गया। तो जयपुर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाई स्पीड वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेनों के मेंटेनेंस हेतु राज्य का पहला मेंटेनेंस डिपो कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो पहला डिपो जो है वो जोधपुर के अंदर स्थापित किया जा रहा है भाई। तो वंदे भारत सुपर एक्सप्रेस के लिए मेंटेनेंस डिपो है वो जोधपुर के अंदर पहला बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 65 नंबर, वर्ष 2025 हेतु राजस्थान के किन 2 सांसदों को संसद रत्न अवार्ड प्रदान किया गया है। यानी कि कौन से सांसद को संसद रत्न अवार्ड दिया गया है 2025 के लिए। तो वो आपके आ जाएगा मदन राठौड़ और PP चौधरी को। तो मदन राठौड़ और PP चौधरी को संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क किस जिले में बनाया गया है? तो राजस्थान का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर जो पार्क है वो किस जिले में बनाया जा रहा है? तो वो आपके आ जाएगा गंगानगर जिले के अंदर पहला एडवेंचर पार्क बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हाल ही में देशभक्ति की अमर भावना को भावभीनी श्रद्धांजलि देने और राष्ट्र के वीरों को सम्मानित करने हेतु एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है? तो इसमें आपके आ जाएगा संस्कृति जो मंत्रालय है, इसने अमर भावना को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्र के वीरों को सम्मानित करने हेतु एक देश एक धड़कन पहल की शुरुआत की है संस्कृति मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन नंबर 1 दे रखा है, 20 मई 2025 को मिजोरम आधिकारिक रूप से पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य घोषित किया गया 20 मई 2025 को। दूसरा कथन दे रखा है आपको, शिक्षा मंत्रालय द्वारा पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त करने हेतु 95% साक्षरता दर निर्धारित की गई है। तो इसमें आपके रहने वाला है, दोनों ही सही रहने वाला है कि मिजोरम जो है वो पूर्ण साक्षर राज्य बनने वाला पहला राज्य है भारत का, और वो भी 20 मई 2025 को बना था। और शिक्षा मंत्रालय ने ये घोषणा की है कि पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा उसी को मिलेगा जिसमें 95% जो लोग हैं वो साक्षर है, तो उस राज्य को पूर्ण साक्षर का दर्जा दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा DRDO की नई मिसाइल परीक्षण रेंज नवदुर्गा परीक्षण रेंज का उद्घाटन किया गया, ये कहाँ पर स्थित है? अभी नरेंद्र मोदी जी ने DRDO की जो मिसाइल परीक्षण रेंज है नवदुर्गा परीक्षण रेंज, इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये आपके आ जाएगी नागालैंड आंध्र प्रदेश के अंदर, यानी कि इसका नाम है स्थान का नागालैंड आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, भारत पूर्व अनुमान प्रणाली यानी कि BFS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 दे रखा है, ये विश्व की सबसे हाई रेजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है और इसमें परम और अरुण सुपर कंप्यूटर प्रयोग में लिए गए हैं। तो इसमें आपके आ जाएगा कि ये जो है विश्व की सबसे हाई रेजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है, लेकिन परम और अरुण ये उपयोग लिए गए हैं, ये इसमें नहीं है भाई। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा कि कथन नंबर 1 है वही सही है, भारतीय पूर्वानुमान प्रणाली के बारे में सही है कि विश्व की सबसे हाई रेजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान वाली प्रणाली जो है वो BFS रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप 71 नंबर, यदि A, B तथा C मिलकर किसी कार्य को करने से 15, 10 और 12 दिन में समाप्त करें तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देंगे? तो इसमें आपके आ जाएगा कि वो 4 दिन के अंदर इसको मिलकर के पूरा कर देंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A और B मिलकर एक काम को 8 दिन में करते हैं और A अकेले उसी काम को 24 दिन में करता है और B अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो इसमें आपके आ जाएगा भाई कि B अकेला उसे 12 दिन के अंदर पूरा कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A की कार्य क्षमता B की कार्य क्षमता से 3 गुनी है। यदि दोनों मिलकर एक काम को 15 दिन में समाप्त कर देते हैं तो B उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर देगा? तो इसमें आपके आ जाएगा कि B उसी कार्य को 60 दिन के अंदर पूरा कर देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 74 नंबर, A एवं B किसी काम को करने से 10 एवं 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य आरंभ करें और कुल मजदूरी 350 रुपये हो तो A को B से कितनी कम मजदूरी मिलेगी? तो इसमें आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि B को 70 रुपये है वो कम मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 75 नंबर, 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में कर सकती है। यही काम 3 लड़के 9 दिन में और 7 पुरुष 2 दिन में और 5 महिलाएं 4 दिन में कर सकती है। तो सबसे कम कार्यदक्ष कौन है? तो सबसे कम कार्यदक्ष रहने वाली है भाई लड़कियां, ठीक है ना, कि 4 लड़कियां मिलकर 8 दिन में पूरा कर रही है, लेकिन 3 लड़के मिलकर 9 दिन में कर रहे हैं, 7 पुरुष मिलकर 2 दिन में कर रहे हैं और 5 महिलाएं मिलकर 4 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो सबसे कम कार्यदक्ष किसका हुआ? तो वो लड़कियों का रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 76 नंबर, A की कार्य क्षमता B से 3 गुनी है, अतः A किसी कार्य को B से 60 दिन कम में कर देता है, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो इसमें आपके आ जाएगा 22.5 दिन, यानी कि उसी कार्य को दोनों मिलकर करेंगे तो 22.5 दिन के अंदर उस कार्य को समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 77 नंबर, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलकर एक शहर से दूसरे शहर में 3.5 घंटे में तय करती है,
तो दोनों नगरों के बीच की दूरी क्या रहने वाली है? तो इसमें आपके आ जाएगा कि दोनों शहरों के बीच में दूरी जो है वो 210 किलोमीटर रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कार 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। उस कार की चाल कितनी बढ़ाई जाए कि वह उस दूरी को 3 घंटे में तय कर सके? तो इसमें आपके आ जाएगा कि उसकी चाल जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दो ताकि वो उसी दूरी को 3 घंटे में पूरी तय कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अपनी वास्तविक आय की 3/4 चाल से बढ़कर अपनी वास्तविक चाल की 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर नियत समय से 20 मिनट देर से पहुंचता है तो दूरी को तय करने में वास्तविक समय कितना लगता है? तो इसमें आ जाएगा आपके 60 मिनट है वो वास्तविक रूप से लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक निश्चित दूरी एक निश्चित समय में तय की जाती है। यदि आधी दूरी दोगुने समय में तय की गई हो तो दोनों चालों का अनुपात क्या रहने वाला है? तो इसमें आपका आ जाएगा दोनों चालों का अनुपात है वो 4:2 4:1 रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 81 नंबर, एक बस 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति प्रति घंटा की चाल से तथा अगला 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगला 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा अंतिम 10 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तो उसका औसत चाल लगभग क्या रहने वाला है? तो इसमें आपकी औसत चाल लगभग आ जाएगी 22 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, विवेक ने अपनी कुल यात्रा का 2/5 भाग जो कि 1200 किलोमीटर है हवाई जहाज़ द्वारा तय किया गया और पूरी यात्रा का 1/3 भाग है उसने कार द्वारा तय किया तथा शेष यात्रा रेल से तय की और रेल द्वारा तय की गई दूरी कितनी रहने वाली है? तो रेल द्वारा तय की गई दूरी आपकी आ जाएगी भाई 800 किलोमीटर रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक बस किसी निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय कर लेती है। ये दूरी 40 मिनट में तय करने के लिए बस की चाल क्या होगी? तो इसमें बस की चाल जो आ जाएगी वो आएगी आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर चाल होने के बाद वो 40 मिनट के अंदर वो दूरी तय कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक व्यक्ति अपने घर से दफ्तर तक की निश्चित दूरी को स्कूटर से तय करता है और यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चले तो वह 20 मिनट देरी से पहुंचता है और यदि वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 10 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो उसके घर से दफ्तर की दूरी ज्ञात करो। तो इससे आपके आ जाएगी कि वो दफ्तर से घर की दूरी जो है वो 120 किलोमीटर रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक विद्यार्थी अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने स्कूटर पर जाता है तथा 2 किलोमीटर प्रति घंटा दर से लौटता है। यदि उसे अपने घर से स्कूल जाने और वापस आने में 5 घंटे लगे तो घर से स्कूल की दूरी कितनी रहने वाली है? तो दूरी आ जाएगी आपके 6 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट आपके इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो इसमें देखो 86 नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपको, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इन नेगेटिव सेंटेंस। तो सेंटेंस आपको दे रखा है, इसका आपको नेगेटिव फॉर्म बनाना है। तो इसमें देखो सेंटेंस क्या दे रखा है, सी वाज टू वीक टू वॉक। तो इसका जो नेगेटिव आपके आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 4, सी वाज सो वीक दैट सी कुड नॉट वॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। दे इज सम टाइम प्ले विद अस, दे इज सम टाइम प्ले विद अस। तो इसका जो नेगेटिव फॉर्म होगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दे डोंट ऑलवेज प्ले विद अस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव में चेंज करना था, तो ओनली सम मेडिसिन कैन हेल्प यू नाउ, हेल्प यू नाउ। तो इसमें आपके आ जाएगा नथिंग बट सम मेडिसिन कैन हेल्प यू नाउ, नथिंग बट सम मेडिसिन कैन हेल्प यू नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू पॉजिटिव सेंटेंस। यानी कि जो सेंटेंस आपको दे रखा है इसको आपको पॉजिटिव फॉर्म के अंदर लिखना था। तो नॉट ऑल पीपल अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स। तो इसको आपको पॉजिटिव फॉर्म के अंदर लिखना था। तो इसका पॉजिटिव फॉर्म क्या होगा? तो वो आपके आ जाएगा, ओनली ए फ्यू पीपल अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा, ओनली ए फ्यू पीपल अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस, आई ईट ओनली वन चपाती येस्टरडे। यानी कि इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना था, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा आई डिड नॉट ईट मोर देन वन चपाती येस्टरडे। मैंने एक से अधिक चपाती है वो नहीं खाई या नहीं खा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। जो सेंटेंस आपको दे रखा है इसका नेगेटिव फॉर्म आपको लिखना था। रुचिका ऑलवेज कम्स लेट इन द क्लास। रुचिका हमेशा क्लास में लेट आती है, तो इसका जो नेगेटिव फॉर्म होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि रुचिका नेवर कम्स ऑन टाइम इन द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। सी वीक अप ईयरली। सी वीक अप अर्ली या सी वॉक अप अर्ली। तो इसमें आपके नेगेटिव जो फॉर्म रहने वाला है वो आ जाएगा 4 नंबर, सी नेवर फॉल्स ऑन द वीक अप अर्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू एफिमेटिव सेंटेंस। यानी कि जो सेंटेंस आपको दे रखा है इसको एफिमेटिव सेंटेंस में चेंज करना था। तो इसका देखो सेंटेंस क्या दे रखा है, दे कुड नॉट रीच ऑन टाइम एट द रेलवे स्टेशन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दे फेल टू रीच ऑन टाइम द रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ट्रांसफर द गिवन सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। तो सेंटेंस आपको दे रखा है देखो, सी हेल्प्ड ओनली आयुष। तो इसमें आपको नेगेटिव हो जाएगा सी डिड नॉट हेल्प एनीवन बट आयुष। ये इसका नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें सेंटेंस दे रखा है देखो, राजीव इज टेलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। तो इसका नेगेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा नो अदर बॉय इज टेलर देन राजीव इन द क्लास। यानी क्लास के अंदर राजीव से लंबा कोई भी लड़का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट आपको दे रखा है ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। जो आपको सेंटेंस दे रखा है उसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना था। तो सेंटेंस क्या दे रखा है देखो, सी नोज ए फ्यू स्टूडेंट इन हर कॉलेज। तो इसमें आपको नेगेटिव करना होगा, तो नेगेटिव हो जाएगा सी डिड नॉट नो मैनी स्टूडेंट इन हर कॉलेज। ये इसका नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। एनीबडी लव्स हिज फैमिली। तो इसका जो नेगेटिव फॉर्म होगा वो हो जाएगा नो बडी हेट्स हिज फैमिली। यानी कि कोई भी अपने परिवार को नफरत नहीं करता है, सभी प्यार ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या दे रखा है देखो, एज सून एज द ट्रेन अरीव्ड द पैसेंजर रन टूवर्ड इट। तो इसका अगर नेगेटिव सेंटेंस करोगे तो वो आपके आ जाएगा नो सूनर डिड द ट्रेन अरीव द पैसेंजर्स रन टूवर्ड इट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। यानी जो सेंटेंस दे रखा है इसे असर्टिव सेंटेंस के अंदर चेंज करना था। तो सेंटेंस क्या दे रखा है देखो, हाउ डिसगस्टिंग यू लुक टुडे। इसका जो असेंटिंग फॉर्म होगा वो हो जाएगा यू लुक टू डिसगस्टिंग टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। अलास सी लॉस्ट हर हस्बैंड। तो इसका अगर असर्टिव फॉर्म करोगे तो इसमें आपके आ जाएगा इट इज़ मैटर ऑफ सोरो दैट सी लॉस्ट हर हस्बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट दे रखा है द सिचुएशन इज़ रॉन्ग साइन दिस केस। यानी कि इसका किस फॉर्म में वापस चेंज करना होगा इज। तो इसके स्थान पर आपको लिखना होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इज़। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हिज फर्स्ट नॉवल हैड बीन पब्लिश इन 1998। तो इसमें आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 103 नंबर, अनलेस द डज नॉट गेट द परमिशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स। तो इसका हो जाएगा आपके 103 का ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा ही गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 104 नंबर, इफ़ यू विल वेस्ट योर टाइम यू विल रिपीट। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा इफ़ यू वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 105 नंबर, शी डिड नॉट स्पीक थ्रू शी वाज नोइंग द राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा शी नो द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो 106 नंबर,
इधर द नोज फॉर स्टूडेंट वाज सीन द प्ले ग्राउंड। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर 2, वन ऑफ दोज फॉर स्टूडेंट वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 107 नंबर, नो फेवर देन 6 मेंबर वर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा भाई कि नो करेक्शन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 108 नंबर, आई विल रिक्त स्थान यू टू मूव ऑन। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा एडवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 109 नंबर, आई डिड नॉट रिक्त स्थान दैट ही वुड गेट एंग्री टू हिज एक्सटेंड। तो इसमें आपके आ जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 3 एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 110 नंबर, इफ़ वी रिक्त स्थान हिज मैच वी वॉन्ट बी एबल टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स। तो इसमें आप क्या रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 लूज़। रिक्त स्थान में वो लूज़ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 111 नंबर, हैवी रेन रिक्त स्थान द वॉल लास्ट नाइट। तो इसमें आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 112 नंबर, आई कांट रिक्त स्थान यू योर ऑफर इट हैज़ नथिंग गुड टू ऑफर मी। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 3 है वो सही रहेगा एस्पेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 113 नंबर, दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज रिक्त स्थान बाय मिस्टर वर्मा। तो इसमें आपके रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 फाउंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 114 नंबर दे रखा है, सी गॉट रिक्त स्थान पियानो एज ए गिफ्ट ऑन हर बर्थडे। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 1 सही रहने वाला है। तो इसमें आ जाएगा ए नंबर ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 115 नंबर दे रखा है, माउंट एवरेस्ट इज रिक्त स्थान हिमालयाज पीक विच रिक्त स्थान हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो इसमें आपके आ जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 1, पहले रिक्त स्थान में आएगा ए और दूसरे में आ जाएगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 116 नंबर, हाउ रिक्त स्थान चॉकलेट डिड यू बाय फॉर योर चाइल्ड। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 117 नंबर, इफ़ यू मेक रिक्त स्थान मिस्टेक यू शैल नॉट बी फॉरगिव। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा अनोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, रिक्त स्थान इंग्लिश हैव रूल्ड ओवर इंडिया फॉर मोर देन 200 ईयर्स। तो इसमें आपके रिक्त स्थान में रहने वाला है दा। कोई भी लैंग्वेज आएगा तो उसके आगे आपको हमेशा दा ही मिलेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सी स्पेंड रिक्त स्थान यूजफुल आवर इन द बॉटनी गार्डन। तो इसमें आपके आ जाएगा ए यूजफुल आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 120 नंबर, देयर वर नॉट रिक्त स्थान पीपल इन द असेंबली। तो इसमें आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मैनी पीपल इन द असेंबली। तो ये थे भाई कलाम एकेडमी का माइनर टेस्ट नंबर 5 और इसके 120 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो अगर सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब तो करना ही है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।